Hello friends, I am Hemant Kumar Sonkusre, Head of the Civil Engineering Department. In previous lecture we are going to detail about what is civil engineering. Now let's see what are the various material that we are going to use for actual construction. So these are some of the glimpses. These are not a depth study of material. I am going to teach one or two only materials because this particular area is very broadened and very high. Let's see now what are the various materials कि कौन से material उपलब्ध है. तो एक general terminology, I am going to categorize this particular two materials wisely. One is a natural material, another material is a man-made material. So I am going to take a list of natural material and I am going to take another list of a मैन-मेड मार्वल्स. मैं उसको मैन-मेड मार्वल्स कहता हूँ कि वो हमने बनाए हैं. तो नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, तो आप बस आपके इर्द गिर्द आजू बाजू देखते जाओ नेचर को. सिविल इंजीनियरिंग यानी क्या कि हमें अपने आजू बाजू का ज्ञान होना चाहिए. तो सबसे पहले पेड़ पौधों से हमें टिम्बर मिलता है बहुत सारा. फिलहाल तो अभी हम पोल्यूशन नॉर्म की वजह से ज़्यादा टिम्बर नहीं यूज़ करते, बट वेस्ट मटेरियल से हम लोग बहुत सारे नए इनोवेटिव मटेरियल्स बनाते. सो सबसे पहला टिम्बर, स्टोन्स. सो स्टोन्स को हम कट करके नंबर ऑफ पीसेस में उसको एग्रीगेट कहते हैं, जिसे हम कपची कहते हैं, जिसे रेल के नीचे अगर यूज़ करें तो दैट इज़ बैलास्ट. वो बैलास्ट है, एग्रीगेट्स है वो. सो सैंड अगेन इट्स अ नेचुरल मटेरियल. आयरन एब्सोल्युटली इट इज़ अ नेचुरल, बट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर in the इस्पात. सो इट इज़ अ मैन मेड मार्वल्स. सो अब आप ये नेचुरल को छोड़ दो तो नेचुरल में हमें मिट्टी भी चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, मुरूम भी चाहिए है, सैंड, स्टोन सब. अब आप इसके बाद वाला जो बचा है वो सब मैन मेड मार्वल्स है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकता है. सो रिक्वायरमेंट हमें क्या जानना है इसमें कि कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, इन व्हाट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज़, ये ज़्यादा ज़रूरी है. इसका एक मैं और अभी यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम लोग आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि जब हम घर में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जनरली घर का जो मेन पर्सन होता है वो बोलता है कि 5 लाख में घर हो जाएगा. बट जैसे जैसे घर कंस्ट्रक्शन और ख़त्म होने आता है बीच में ही पता चल जाता है 5 लाख तो ख़त्म हो गए. बिकॉज एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज़. नल 20 रुपये का भी मिलता है, नल 2 लाख का भी मिलता है. सो एप्लीकेशन हमारे पास कितना है और हम कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें तो ऐसा है कि वॉश बेसिन भी सोने का होता है, बट उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए. सो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमें रिक्वायरमेंट, टाइप्स, यूजेस, प्रॉपर्टीज़ और हर मटेरियल का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम सारी मिट्टी यूज़ कर ले, सारी सैंड यूज़ कर ले. अगर हम सारी सैंड यूज़ कर लेंगे देन एक्वेटिक लाइफ और द क्रिएचर्स आर इन डेंजर. वो सारे पानी में रहने वाले जीव जंतु वो डेंजर में आ जाएंगे. वो उनके लिए एक बेड का काम करता है. तो जहाँ पे रिवर का फ्लो नहीं है, जो रिवर बैंक के साइड पे है, उसी रेत को हमने इस्तेमाल करनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स: स्टोन, ब्रिक, लाइम्स, सीमेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, सेरामिक मटेरियल, टिम्बर, सैंड, एग्रीगेट, मोटर, concrete, paints and varnishes, glass, plastic, conducting, magnetic and many more materials which we are going to use for construction purpose. अब आपका ध्यान गया होगा आपके घर में बैठे बैठे कि भाई ये मटेरियल भी होता है, वो मटेरियल भी होता है और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है and we are going to use in construction. So now basically this we are going to divide it into 3 parts. 3 parts इसलिए कि वो ज़्यादा समझने में अच्छा रहेगा. So cement material. Cement material means what? A material is a product directly driven or taken from soil. So first is cement, another main part is a lime, next is a combination of cement plus sand is a mortar, and last one is a cement plus sand plus aggregate. That's a combination of concrete. अब concrete में भी बहुत सारे टाइप के concrete है. अगर आप किसी वेबसाइट को गूगल में सर्च करोगे तो concrete के कितने टाइप होने चाहिए तो ये लाख से 2 लाख से 10 लाख से कितने हैं मुझे ही नहीं पता. सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, बैक्टीरियल कंक्रीट है, आरपीसी है, बहुत सारे टाइप के. सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कम्स इनटू सीमेंट मटेरियल. ये सारे के सारे सीमेंट मटेरियल. देन नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव मटेरियल. अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी चीज़ को डेकोरेट करना है. सो वी आर गोइंग टू, डेकोरेशन इज
a word which is related to architect and protective material is related to civil engineering. Why? Because of अगर हम घर के अंदर फ्रेम लगाते, डोर की फ्रेम लगाते हैं तो उसके पीछे काले टाइप का पेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टार. वो टार जो है उसके पीछे लगाने की मंशा यही है कि उसको पीछे से टर्माइट ना खाए. सो दैट इज प्रोटेक्टिव मटेरियल एंड दैट इज पेंट, वार्निशेस और प्लास्टर. प्लास्टर हम लगाते ही क्यों है? नहीं लगाया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज एंटायर ईयर वी आर हैविंग अ वेदरिंग एक्शन. वेदरिंग एक्शन माने उसके ऊपर तेज धूप, बारिश, ठंडी, गर्मी, इसका प्रकोप होते रहता है. तो बाहर का पानी धीरे धीरे अंदर आ सकता है. आपने कई जगह देखा भी होगा, अनफॉर्सिन पैचेस होते, पूरी वॉल बढ़िया ड्राई और बीच में ही गीला पोर्शन. वो क्या है? प्लास्टर तो किया है सही तरीके से, बट उसके अंदर कुछ मटेरियल अवेलेबल है जो एफ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी क्रिएट करता है वो. सो वी आर गोइंग टू यूज प्रोटेक्टिव मटेरियल्स. देन नेक्स्ट इज अ सॉलिड मटेरियल्स. अब सॉलिड मटेरियल्स में तो कई सारे टाइप के सॉलिड मटेरियल्स है. तो बेसिकली दिस इज स्टोन, bricks, iron, timber. So these are the solid materials. Now the normally and widely used building materials are stones and bricks. वो साथ साथ lime and cement, mortars and concrete, timber and wood based product. माने कि timber है तो timber से और कई सारे टाइप के wood based product हो सकते हैं. Metals, metals यानी हम बहुत सारे स्टेट में metals को aggregate भी कहते हैं और कई सारे स्टेट में metals यानी एल्यूमिनियम होता है, रेनफोर्सिंग बार्स होते हैं, कॉपर होता है. इट डिपेंड्स ऑन द चेंज प्लेस. जैसे आप जगह चेंज करोगे वर्डिंग भी बहुत सारा चेंज हो जाएगा. पेंट्स एंड वार्निशेस और मिसलेनियस मटेरियल में प्लास्टिक आ गया, एस्बेस्टस आ गया, ग्लास आ गया, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज वेरी रेगुलरली. बट स्टोन्स, ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट ये हम रेगुलरली यूज करते हैं. सो सबसे पहले, और मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, एंड दैट इज स्टोन्स. हम अगर बहुत पुराने समय से बात करें, इतिहास काल में चले जाए, तो आज आप भी देखोगे कितने सारे हिंदू राजाओं ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं. महाराष्ट्र में जाओगे तो पूरे शिवाजी ने जो किले बनाए हैं वो सारे स्टोन्स के हैं, आज से 450 साल पहले बनाए हुए हैं. ताजमहल आपका आज से 450-500 साल पहले बनाया हुआ है. ये किस चीज़ से बना है? केवल स्टोन्स से. और तो उन लोगों को उस ज़माने में स्टोन्स का नॉलेज कैसे होगा? आज तो हमें कोई स्टोन्स का नॉलेज भी नहीं है. हमें केवल स्टोन्स का मतलब इतना ही पता है कि उसको या तो कंक्रीट में डालो, या तो रेलवे ब्लास्ट में डालो, या तो रोड्स में डालो. पहले के लोगों ने तो उसको कितना खूबसूरत तरीके से यूज़ किया. तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ अभी कि स्टोन्स जो है उसका सही इस्तेमाल, और ये खुद देखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं. एक बार आप बढ़िया तरीके से विजिट कर लीजिए कि स्टोन्स का नॉलेज तब के ज़माने में बहुत था और अभी हमें नहीं है. तो लेट्स सी वन एग्जांपल, गोवलकोंडा फोर्ट. यदि हम गोवलकोंडा फोर्ट की बात करें तो गोवलकोंडा फोर्ट में वो फोर्ट का पूरा बाहरी ढांचा, कंप्लीट एंटायर स्ट्रक्चर, वो एंटायर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्टोन्स, वो स्टोन से बनाया हुआ है. अब ये स्टोन से बनाने के साथ अगर हम उसके एंट्रेंस डोर से अंदर की ओर जाए तो वहाँ एकदम एंट्रेंस में ही हमारे घर में कैसी बेल होती है कि कोई आ जाए तो वो बेल बजाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई घर में कोई आया है. तो पहले के ज़माने में तो कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कोई मिलने आया है राजा को? वहाँ पे निज़ामों का राज था हैदराबाद में. तो वहाँ अगर हम जाए उस बाले किला में केवल हमको ऐसे करना है, ऐसे. आपको सुनाई दी? अभी आपको सुनाई नहीं दी होगी ये, बट उस बाले किला में जाके अगर आप ये ऐसी आवाज़ करोगे तो वहाँ से अगर आप पैदल मार्ग से जाते हो, राजा जहाँ बैठता है वो डिस्टेंस कम से कम 1.5 किलोमीटर का है अंदरूनी अंदर, और 1500 फीट ऐसे ऊंचाई पे उसको इजीली वो आवाज़ क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है. तो क्या टेक्नोलॉजी होगी वो, क्योंकि वो तो पूरा पत्थरों से निर्मित है. उसमें कहीं पर भी उन्होंने कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिफिकेशन तो तब था ही नहीं, तो वो कैसे बनाया होगा? फिर जब हम पहले राजा से मिलने का रिवाज नहीं था, तो राजा को हमारी फरियाद अगर सुनानी है तो वहीं पे आप एंट्रेंस करने के बाद अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे और एंट्रेंस पे वहाँ एक हॉल बनाया हुआ है, उस हॉल में अगर आप जाओगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा रूम है. उस रूम में ऐसे ये ह्यूमन बिहेवियर है,
ह्यूमन बिहेवियर में हम क्या करते हैं कि कोई जब वो व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो उसके बारे में बुरा बोलते हैं सभी लोग। तो ये राजा को भी डर था कि भाई मेरे बारे में कोई बुरा तो नहीं बोलता, तो उसने एक ऐसा हॉल कंस्ट्रक्ट किया है कि उसके कोने में आप धीरे धीरे यानी कानाफूसी बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे बात करना है। तो वो 40 फीट बाय 60 फीट वाले रूम में राजा को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन्स, जो आज हमारे पास नहीं है। बट मैं आपको आज जो स्टोन्स के बारे में बताने जाने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो स्टोन का इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, हाउ इट इवॉल्व्स, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई थ्रू आवर आईज, केवल हम आंखों से देखने के बाद भी उसको कैसे पता कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्टोन्स। पहले के ज़माने में वी आर गोइंग टू यूज द स्टोन्स इन नंबर्स, बट नाउ दैट because of its heavy load we are not going to use, but still we are going to use for heavy structures such as dams, retaining walls somewhere in bridges, spire, यहाँ पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो रॉक्स जो है वो कितने प्रमुख भागों में बटा हुआ है या हम उसे विभाजित कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज जियोलॉजिकल, मीन्स इवॉल्व कैसे हुआ है जियोलॉजिकली, फिजिकली, कि उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा है, हाउ इट फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस पद्धति से बनाया हो, उसका ढांचा किस प्रकार का है। देन केमिकली, उसके अंदर क्या केमिकल तत्व अवेलेबल है। ये जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल अगर आपको देखना हो तो आपको पूरा इंडिया बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। अगर इंडिया में देखेंगे तो कुछ जगह पे आपको केवल मार्बल वाले स्टोन मिलेंगे, राजस्थान, तो उसका पूरा हिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि भाई वहीं पे मार्बल स्टोन क्यों नागपुर में क्यों नहीं। आपको तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ का प्रेशर अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। सो अनुसार दिस पर्टिकुलर आर द classified. So let's see one by one. Geological means what? Geological means what? Geological depending on the mode of foundation. अब mode of foundation में भी we are going to classify 3 levels, and 3 levels में first level is a igneous, then second is a sedimentary, and then is a metamorphic. Now what is meant by igneous, what is meant by sedimentary, and what is meant by metamorphic? How we are going to classify it? वो वहाँ पे लिखा ही है, बट मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ अभी कि इग्नियस मीन्स व्हाट। हमारी पृथ्वी आज भी ठंडी नहीं हुई है, वो भीतर से बहुत गर्म है, उसका टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो आपने देखा होगा चिली, इंडोनेशिया, इन देशों से हमेशा तप्त ज्वालामुखी, इट इवॉल्व्स फ्रॉम द बेनीथ ऑफ द अर्थ। अब वो बेनीथ ऑफ द अर्थ बाहर निकलता है तो उसका कुछ तो होना चाहिए, तो उसका एक सॉलिड फॉर्मेशन होता है, और वो सॉलिड फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ इग्नियस रॉक। सो इसमें क्या लिखा है, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा मीन्स जो लावा तरल रूप में जमीन के नीचे बह रहा था, अचानक किसी आए हुए दाब से वो बाहर आ गया और बरसों उसी स्थिति में रहने के वजह से वो ठंडा हो गया। अब ये ठंडा होने की प्रक्रिया काफी सालों की हो सकती है। तो इससे जो भी रॉक फॉर्मेशन हुआ है, दैट रॉक फॉर्मेशन इज नथिंग बट इग्नियस रॉक। एंड व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स? जो हमें काले टाइप के सारे छोटे मोटे पत्थर दिखते हैं जो रिवर के ना हो, ऐसे सारे, वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, these are called the igneous rock. माने रेलवे पटरी के नीचे those rocks are called as a igneous rock. Now sedimentary rock. तो sedimentary rocks में ऐसा है, अभी रामायण सीरियल चली थी, सब लोगों ने हमने देखी भी थी, और उसमें एक बहुत बढ़िया सा अध्याय आया है कि सीता जी को अपहरण करके ले जाते हैं और श्री राम बहुत सारी वानर की सेना के साथ एक भव्य पुल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बार हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भाई उस पत्थर के ऊपर श्री राम लिखने की वजह से वो पानी में तैरते थे। बट अगर देखा जाए और हम अपने संस्कृति को देखें तो आपको यही पता चलेगा कि हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, उनको इतना नॉलेज था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनको साउंड का नॉलेज था। अब हमको तो ये भी पता नहीं कि वो कौन से पत्थर है कि जिसमें से साउंड प्लेबैक आवाज वापस देती है, वो हमें नहीं पता। बट उन वानरों को ये पता था कि मेरू पर्वता की प्रॉपर्टी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक की है, और सेडिमेंट्री रॉक यदि पानी में डाला जाए तो वो पानी में तैरता है।
आज वो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से एक स्मॉल कार्टन में आपको शॉपिंग मॉल में मिलेगा और उसका नाम होगा प्यूमाइस। प्यूमाइस इज द नेम ऑफ स्टोन। ऐसा नॉलेज उनके पास था और उन्होंने तब 42 किलोमीटर लंबा और 4 से 7 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा अद्भुत ब्रिज बनाया था, जो आज हम बना सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। सो दिस इज व्हाट द सेडिमेंटरी रॉक formed due to consolidation of layers of loose sand. What I am saying? Loose sand. माने कि आज से 10,000 साल के बाद राजस्थान में क्या होगा, किसको पता है? किसी को पता नहीं, बट वो लेयर्स एक के नीचे एक दबते जा रही है, बनते जा रही है प्रेशर की वजह से। तो कुछ सालों के बाद वहां से सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा। तो आज भी आपको फेंट ब्राउनिश कलर के रॉक्स, टाइल्स सारी की सारी राजस्थान से मिलती है, काले कलर की कोटा से मिलती है, संगमरमर राजस्थान से मिलता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर सॉइल में वहां पे लाइम बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट मात्रा में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स व्हाट, कि ऐसी कंडीशन कि इस कंडीशन में मुझे तुरंत उस कंडीशन से आई एम गोइंग टू चेंज माय डोमेन very fast due to of some of the problem or some of the issues. मोल्टन मैग्मा लावा तप्त रूप में बाहर निकलने ही वाला था, बिल्कुल निकलने ही वाला था कि सडन एनवायरमेंट चेंज हो गया, ठंडा हो गया सडन। तो अब क्या हुआ, मोल्टन मैग्मा को जो ठंडा होने के लिए जो समय चाहिए था वो समय न मिलते हुए वो तुरंत एक समय में ठंडा हो गया। अब ये क्या हो गया, वो पूरा ठंडा हुआ नहीं, उसके अंदर की गर्मी, तो वो जो चेंजेस रह गए, इसको 90-20 19-20 का चेंज कहते हैं हम लोग। तो इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में या सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में जब ताप, दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस हाईली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड न्यू रॉक फॉर्म, दैट पर्टिकुलर थिंग फेनोमेना इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। सो मार्बल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपने सभी ने देखा कि मार्बल कितना प्यारा होता है, बट मार्बल को हैंडल करने का तरीका भी उसके अनुरूप होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल मार्बल को आप ऐसे उठा के फेंक दोगे तो इट विल बी ब्रेक। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की चेंजेस। पहले जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक, दोज आर फिक्स्ड, बट ये जो नेक्स्ट वाला है इट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल। सो दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ नेक्स्ट इज अ केमिकल। इंडिया में हर जगह अलग अलग केमिकल एंड द डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अवेलेबल। सो उसके वजह से, सो आर्जिलेशियस, इफ द कंटेंट ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज हाईली, व्हाट इज दैट? आर्जिलेशियस। अगर आर्जिलेशियस जो कंपाउंड अवेलेबल है हाई मात्रा में, तो वो क्या रहेगा? इट्स अगेन इग्नियस रॉक्स एंड कॉमन एग्जांपल इज स्लेट एंड लैटेराइट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर igneous rock. Then next is the argillaceous, siliceous. Siliceous means what? जिसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है। सिलिका means what? Sand. So quartz and granite, ये siliceous zone में चले गए, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा सैंड अवेलेबल है वहां पे। अब ये सैंड कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है? जहां समंदर है वहां पे, या जहां पे डेजर्ट है वहां पे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको पूरा इमेजिनेशन क्लियर होता जा रहा है कि भाई सैंड जहाँ होती है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टोन्स मिलते हैं, जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पे डिफरेंट स्टोन होते हैं, जहाँ पे लावा होगा वहाँ पे और कुछ, और भूकंप आ गया तुरंत तो मानो इट विल बी चेंज ड्रास्टिकली। एंड लास्ट इज अ कैलकारियस। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम। मानो के राजस्थान साइड में हो गया, ग्वालियर साइड में हो गया, MP साइड में, वहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट? इट्स लाइम. So marble and limestones are the example, which is a chemically classification, or we say the composition. Now next is a physical. Physically हम पत्थरों को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका एक कॉमन सा सेंस है फिजिकली, और वो कैसे पहचाना जाए। तो इसमें दो तरीके हैं, स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मीन्स आप एक कोई भी पत्थर लीजिए, आपके पास छिन्नी या हथौड़ा होगा तो उस पर दे मारी, उसके बाद उसका देखिए कि उसका क्या हो रहा है, पाउडर हो रहा है या बहुत अलग अलग टाइप के उसमें से ब्रोकन पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। अगर ब्रोकन पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं तो वो अनस्ट्रैटिफाइड है।
उसमें लेयर जैसा कुछ नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। बट स्ट्रैटिफाइड में अगर आप उसके ऊपर हथौड़ी दे मारोगे तो उसके ऊपर के लेयर अलग होंगे, नीचे के लेयर सेपरेट आउट होंगे। तो आप एक बार मार्बल को कट करने का प्रोसीजर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटिफाइड एंड अनस्ट्रैटिफाइड। मार्बल इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफाइड। अनस्ट्रैटिफाइड मैंने ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, जो आपकी कपची जिसे कहते हैं, जिसे हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, that particular coarse aggregate is an example of unstratified rocks, and we cannot say for metamorphic whether it is stratified or unstratified. It can depending upon the situation and the formation of the metamorphic rock. Now next, how natural rocks are formed. पत्थर बनते कैसे? What is the process? Process is very common, वेरी इजी। इसके लिए फिर से मुझे एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में ऐसा है कि इफ वी डिग वन पिट, हमें एक छोटा सा खड्डा करना है और उसमें वही मिट्टी बाहर भर देना है। क्या आप उस मिट्टी को उसी जगह पे सेम स्थिति में भर पाओगे? तो इसका कॉमन आंसर होगा नहीं। तो वाई, क्यों नहीं? बिकॉज दैट ऑल पार्टिकल्स गेट लूजन्ड। अब उसको पैक होने के लिए एटलीस्ट आपको 2-3 महीने का समय देना पड़ेगा, तो ही वो पैक हो पाएंगे। तो ऐसी सेम प्रोसेस पूरे पृथ्वी के ऊपर कंटिन्यूअसली इट्स ऑकरिंग। सडनली टेम्परेचर चेंजिंग, सडनली प्रेशर चेंजिंग, और वेदर, बहुत सारे वेदर में बदलाव आते। सो ये वेदर में बदलाव आने की वजह से, अंदर प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट की वजह से, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस 500 साल, 1000 साल, लाखों सालों से चल रही है। इसके फलस्वरूप आपको एक जगह पे और भारत के कई दूसरे और अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग टाइप के पत्थर मिलेंगे। एंड इट डिपेंड्स अपॉन अगेन द वेरियस केमिकल कंपोजिशन एंड द मिनरल कंपोजिशन ऑल्सो। सो नाउ देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है गुड बिल्डिंग स्टोन। किसे हम गुड बिल्डिंग स्टोन कहें? So good building stone means a stone who allows us to create a creature from that particular thing. माने एक पत्थर है, वो पत्थर अपने में से अगर मूर्ति बनाने देता है तो उसमें ऐसा लिखा है the stone is specially to be used for the face work। तो वो फेस वर्क के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका फेस भी ठीक हो और वो हमें अलाउ करे कि हमने उसके ऊपर हैमर और चीजल का इफ वी आर गोइंग टू यूज देन क्रिएट समथिंग व्हाट वी वांट। तो उसका अपीयरेंस ठीक होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि हम जो पत्थर पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। सो ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ योर स्ट्रक्चर जो आपने कंसिडर किया है। इट शुड बी हार्ड एंड रेजिस्ट द ऑल अब्रासिव फोर्सेस। देन वेट, सो वेट जिसका अच्छा है, सो वेट किसका अच्छा है? सो 2.4 to 2.8 अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, then and then that particular stone is, we are going to say it's a good building. Toughness means if you are going to use or utilize that particular stone for any kind of machine work or vibratory works, then it can sustain all the loads, all the forces. Now next is the porosity and absorption. Though that particular stone exists in the atmosphere or weather condition, so it must be a porosity proof कि porosity उसमें कम से कम होनी चाहिए। मेरा थंब रूल सीधा सीधा ऐसा है कि कोई पत्थर को 24 आवर्स पानी में रखा जाए तो 24 आवर्स में उतने अपने वेट का, मानो 1 kg है तो उसने अपने वेट का केवल 15% पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वो स्टोन किसी काम का नहीं, इट्स अ वेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन टेस्ट। वो टेस्ट करने के बाद हमें पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन की पता चलेगा कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। ड्रेसिंग मीन्स कि उसने अपने में से एक अच्छी कार्विंग वर्क को होने देना चाहिए। अगर ऐसा स्टोन नहीं है, हमने चिजल और हैमर करने के बाद वो टूट जाता है या डिफरेंट शेप में आ जाता है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड। देन सीजनिंग मीन्स व्हाट? ये हमारा वाला सीजन नहीं है, विंटर, समर एंड मानसून। सीजनिंग मीन्स व्हाट? कि ये पत्थर जो है ये किसी क्वेरी में होते हैं। अब वो क्वेरी में से हमको उसको उठा के लाना है तो वो क्वेरी में पूरा पानी से भरे होते हैं।
तो उस पर्टिकुलर क्वेरी में से इसको तोड़ के बाहर निकालने के बाद इसको एटलीस्ट 6 से लेके 12 महीने तक रहने देना है, तो वो नेचुरली उसमें से पानी जो है वो निकल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को वी आर गोइंग टू से इट इज अ सीजनिंग। नाउ कॉस्ट, इफ स्टोन इज कॉस्टली, स्ट्रक्चर इज कॉस्टली एंड वाइस वर्सा। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल ऑफ द स्टोन ग्रेनाइट। सभी ने देखा है। सो उसके अंदर क्या परसेंटेज होता है, तो क्वार्ट्स और फेल्डस्पार। क्वार्ट्स अलाउ 20 to 40% एंड फेल्डस्पार 60%। दीज आर द मिनरल कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई इसको पहचानते कैसे, तो केमिकल कंपोजिशन भी उसके अंदर वैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज अ यूनिट वेट। सो हाउ मच वेट इज कैरिंग, सो 2650 to 2800, ये इतना लोड वो सस्टेन कर सकता है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी क्या, कि हमारे घर में कोई भी ब्रेड या पाव है उसको ऐसे कॉम्प्रेस करो और उसको छोड़ दो, तो वो अपने अंदर कितना लोड ले सकता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वो कितनी ले सकता है। सो 800 to 1300 kg पर क्यूबिक मीटर। और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट्स अराउंड 2.4 to 2.8। सो 2.4 to 2.8 के लिए इसके बीच वाले ही सारे स्टोन ठीक है, बाकी इट्स एब्सोल्यूट। नाउ कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसके कलर्स भी दिए कि ये ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक कलर में अवेलेबल है, और भी कोई शेड अवेलेबल हो सकता है। सो इसको रेलवे ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज इग्नियस रॉक, जो जनरल रॉक हमारा है, वो इग्नियस रॉक में प्लेजियोकोलस एंड मैफिक, दिस टू आर द मिनरल्स। यूनिट वेट उसका दिया हुआ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सबसे स्ट्रेंथी इग्नियस रॉक है जो हम जनरल पर्पस के लिए, फाउंडेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, पहले वाली की 2.4 2.6 थी। नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोन इज 2.9। सो मीन्स इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गुड, then strength is also very good. So it is hard, tough and compact. That's why we are going to use for, and now it is available in Gujarat, Maharashtra and MP and southern part of India. So we cannot assume कि ये ईस्ट में मिलेगा, ये आपको मौसिनराम चेरापूंजी में वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ हमें दूसरा इसका पर्याय खोजना होगा। So now next is a सैंडस्टोन। देखिए मैंने आपको कहा था स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड, अब ये इसमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड। टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर की देखिए, उसमें कैसे बढ़िया तरीके से एक एक स्ट्रैटिफाइड सेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर उसको तोड़ने का तरीका क्या है कि आप एक रो में कंप्लीट चीज़ें लगा दो और क्रॉस में उसके ऊपर हैमरिंग करो तो एक पूरा स्लेट ही बाहर निकल आएगा, दिखने में बेहद खूबसूरत आप देख पा रहे हो। सो सैंडस्टोन, और इसका यूनिट वेट कम है क्योंकि इसके अंदर देयर इज अ पोरस। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको चित्तौड़गढ़, आगरा, ग्वालियर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर सीकरी, जबलपुर, बीकानेर, जोधपुर, कर्नूल, मैसूर, कटक। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे विजिट करोगे हिस्टोरिक प्लेसेस को, तो आपको मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर इन अ कलर ऑफ pinkish shade or brownish shade color because they are going to use this particular stone for the construction purpose. Now next is a limestone. Limestone is an example of sedimentary rock. Now if we are going to see the chemical composition, so calcium carbonate, small amount of silica, magnesium carbonate, iron and clay, these are the basic features of this particular limestone. And compressive strength is about 550, specific gravity around 2.4 to 2.65. और ये मिलता कहाँ पे, लाइमस्टोन बेसिकली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पंजाब, इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको आप तमिलनाडु में जाके ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो क्षेत्र जिसके लिए बना है, जहाँ पे लाइम का परसेंटेज ज़्यादा है, उसी जगह पे ये पर्टिकुलर स्टोन आपको मिलेगा। एंड इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जब मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल नहीं दे पाते, बट लाइमस्टोन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स अ फाइन small dots and porous things. Now next is a slate. Slate is a metamorphic rock. Metamorphic rock having a combination of aluminium mixed with sand and carbonate of lime. ये it's a combination of this. Unit weight 28. इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बट दिस पर्टिकुलर रॉक इज ब्रिटल, बहुत ब्रिटल है। तो इसकी हमने स्लेट बनाई। अगर आप ओल्ड स्ट्रक्चर है, हेरिटेज स्ट्रक्चर है, या अंग्रेजों ने बनाए कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका जो ऊपर का रूफ कंप्लीट ये वाला जो शेप है, ऐसा वाला, इस शेप पे देखो कि आप धीरे धीरे उन्होंने स्लेट रखी है। दोज पर्टिकुलर स्लेट्स आर द मेटामॉर्फिक रॉक। सो ये वाला पर्टिकुलर रॉक बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात में मिलता है। दिस इज इट इज इजीली स्प्लिटेड इट लैमिनास। ये इसके हम दो टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसको हमने
फाइंड कर लिया कि दिस इज स्ट्रैटिफाइड इन नेचर, इट इज नॉट अनस्ट्रैटिफाइड नेचर, दैट्स व्हाई इट गिव्स एंड अलाउज फॉर द स्लेट. सो नेम इज स्लेट. एंड नेक्स्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्टोन, दैट इज मार्बल. मार्बल को मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने देखा है. सिर्फ मार्बल के लिए ऐसा है कि उसको अपने घर में लगाने से पहले अपने बुज़ुर्गों का थोड़ा सा ख्याल रखें, बिकॉज ये काफ़ी ठंडा होता है. इट्स हैविंग अ कूलर प्रॉपर्टी, इसीलिए ये हमारी सारी वर्कशिप की जगह है, मंदिर, चर्च, ऐसी जगह पे इसको लगाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ठंडी होती है. और ये अनस्ट्रैटिफाइड टाइप का है. उसको स्ट्रैटिफाइड करना है पॉसिबल नहीं, वो उसको हमें कटर से ही कट करना होगा. वी कैन नॉट कट बाय हैमर. और ये मेनली राजस्थान और एमपी में मिलता है. और इसके कई सारे शेड्स हो सकते हैं. इट इज़ डिपेंड अगेन ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द material, mineral, soil properties. So these are few of the examples, and this is now one example. Now could you imagine कि इसके जैसे हमारे पास कितने मटेरियल्स हैं, उतने सारे का अध्ययन करना, यानी सिविल इंजीनियरिंग. इसमें अब हमने आज केवल स्टोन्स पढ़ा है, तो अभी हमारे पास प्लास्टिक है, टिम्बर है, बहुत सारे मटेरियल्स है. सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर. So thank you for your wonderful, patientful listening. Thank you very much.